दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक नए सब्जेक्ट पर एक परिचर्चा लेके आया हूँ और वो परिचर्चा है उस विषय पर जिसके लिए हम हमेशा चिंतन करते हैं कि पलायन को कैसे रोका जाए, कैसे पहाड़ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार उसके लिए जो भी प्रयास करती होगी, हमारे कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो अपने स्तर से अपने पहाड़ के लिए कुछ कर रहे हैं। उनमें से एक हैं संदीप टमटा जी, जिन्होंने देहरादून डिफेंस कॉलेज नाम से एक कॉलेज खोला है देहरादून में माल देवता के पास, और यहाँ पर ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं फ़ौज में भर्ती होने की, एनडीए की ट्रेनिंग, जिससे कि वो एनडीए की यहाँ पे तैयारी कर सकें। और इनका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी ये भी कोशिश है कि यहाँ पे जो स्टाफ भर्ती किया जाए उसमें मैक्सिमम उत्तराखंड के मूल निवासी हों अगर वो क्वालिफाइड हैं। साथ ही यहाँ पर मूल निवासियों को ये डिस्काउंट भी देते हैं फीस में। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हमारे लोगों को, ऐसे युवाओं को अपना पुरजोर समर्थन देना चाहिए। और अगर डिफेंस के लिए वो अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं तो ऐसे नवयुवकों के हाथों में अपने बच्चों का भविष्य देना चाहिए। टमटा जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप वही काम कर रहे हैं जिसको हम सब करना चाहते हैं कि पहाड़ का भला हो। भाई सरकार तो जो भी प्रयास करेगी, लेकिन युवा जो इस स्टेट की सबसे बड़ी पावर है, वो अगर आगे आता है और अपने योगदान से अपने आप कुछ इस तरह से करके कुछ सस्ता बना के, या जिस तरह से आपका ये कॉलेज है, या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, किसी का रिजॉर्ट हो सकता है, किसी का होटल हो सकता है, तमाम काम किए जा सकते हैं जहां पहाड़ के लोगों को रोज़गार दिया जा सके। और क्योंकि हमारे पहाड़ के बच्चे जो है फिजिकली जो है और मानसिक तौर पे फ़ौज में नौकरी के लिए बहुत लालायित रहते हैं, तो फ़ौज की ट्रेनिंग भी अगर पहाड़ी लोग ही पहाड़ के बच्चों को दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये कॉलेज जो आपने खोला है, इसके बारे में थोड़ा इसकी भूमिका बताइए कि कब खुला, किस तरह से आपके दिमाग में आया, और आप बेसिकली हैं कहाँ से? जी। नमस्कार। पहले तो आशुतोष भाई जी आपको नमस्कार करेंगे, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं जो कि उत्तराखंड में भी हैं और जो उत्तराखंड के बाहर भी जो भी व्यूवर्स हैं हमारे जागो उत्तराखंड के, उन सभी को मेरा प्रणाम। मैं संदीप टमटा, डायरेक्टर ऑफ देहरादून डिफेंस कॉलेज। और आज आपसे सामने में आशुतोष भाई ने एक बात बोली थी कि कहीं ना कहीं जो यूथ है उत्तराखंड का, वही पार्टिसिपेट करता है डेवलपमेंट, अगर हम बात करें उत्तराखंड की। क्योंकि अगर यूथ अगर जागरूक है और यूथ अगर स्किल है उसके अंदर, तो वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। इसी के लिए मैं भी एक यूथ है, मैंने भी एक पार्टिसिपेट करा है, अपनी भूमिका निभाई है उत्तराखंड में, और बहुत सारे मैंने सिलेक्शन दिए हैं। पिछले 2 सालों में 21 सिलेक्शन दिया है देहरादून डिफेंस कॉलेज ने। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे जो रूट है, हमको रूट पे काम करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो स्कूल की जो लाइफ होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए, कि जो उसकी डेवलपमेंट होती है और जो उसकी जो स्किल डेवलप की जाती है, वो एक स्कूल जब बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जब करता है, तो वहीं से उसकी जो स्किल है वो डेवलप की जाती है, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है। मेरा जो काम है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कहीं ना कहीं उनको वो फैसिलिटीज़ मिल सके, वो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके उसी स्टेज पे जहाँ पर वो उस चीज़ के योगदान हैं उस चीज़ के। तो देहरादून डिफेंस कॉलेज वैसे तो 2015 में सेटअप हुआ था, और उसमें हमने जब स्टार्ट करा था तो उस समय हमने यही चीज़ सोची थी मैंने, कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं जो जिनके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, कैलिबर है। एक बात बताऊं मैं आपको कि जो उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उत्तराखंड के जो यूथ है, उनके अंदर स्पार्क तो है, लेकिन वो स्पार्क उनके अंदर होता है लेकिन ढूंढने वाला कोई नहीं हो पाता। तो बस वही चीज़ मैंने माइंड में रखी थी। मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं मैं उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर फोकस कर सकूँ, और उनको आर्मी में एक जीडी भर्ती के थ्रू नहीं, एक नॉर्मल सोल्जर एंट्री के थ्रू नहीं, एक ऑफिसर एंट्री के थ्रू कैसे वो पार्टिसिपेट कर सके हमारे ट्राई फोर्सेस में, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में कैसे वो पार्टिसिपेट कर सके। तो वही एक एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और टीएस एंट्री आती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके थ्रू मैं बच्चों को बहुत इनसे यूपीएससी की तैयारी कराता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी स्कूलिंग भी चलती है 11th एंड 12th, जहाँ पर ये अपनी जो एकेडमिक्स जो इनके एकेडमिक्स जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा बूस्टअप कर सके, और साथ ही साथ जो यूपीएससी की तैयारी है उस पर कैसे ये एक रिफाइन कर सके, उसको कैसे ये कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, वो मैं इनको सिखाता हूँ। और साथ साथ
इनमें एसएसबी बच्चों की एसएसबी की तैयारी भी चलती है। एसएसबी में जो 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं कि ऑफिसर जब बनता है तो एक तो ऑफिसर जो होता है कि वो पेट से चीज़ सीख के नहीं आता, वो जब उसको इन्वायरमेंट मिलता है तब वो 14 जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में मैं आपको बात कर रहा हूँ वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में सीखता है। तो हम उनको कोशिश करते हैं कि वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के साथ साथ वो एसएसबी में भी कैसे वो अपने आप को प्रूव कर सकें जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो यही है कि इसीलिए हमने 21 सिलेक्शन दिए पिछले 2 सालों में, और ये बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट रहा है हमारा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ केवल उत्तराखंड के ही बच्चे आ रहे हैं या पूरे देश से, या कहाँ कहाँ से बच्चे हैं आपके पास? देखो सर, वैसे तो हमारा जो उत्तराखंड है वो बोलते हैं कि डिफेंस जितने भी हमारे बात करें, हमारे पास वैसे तो बेसिकली 3 हमारे पास होती है, आईएमए ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और आईएफए इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, और आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, जिसमें से जो हमारी जो आर्मी का जो ट्रेनिंग कैंप है, जो ट्रेनिंग एकेडमी है वो है आईएमए, जो कि देहरादून में ही है। इसके अलावा हमारे पास आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और जो हमारा एसएसबी का अगर बात करें, जो एसएसबी बोर्ड पड़ता है हमारा एयरफोर्स का, वो भी देहरादून में ही है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से देहरादून में एक जो एजुकेशन का जो एक हब बना है वो इन्हीं संस्थानों के थ्रू बना है, और यही एक रीज़न है जहाँ आज थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनके आर्म फोर्सेस का जो सपना लेके आते हैं वो देहरादून में आते हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन ले सके। इसीलिए मेरे एकेडमी में, देहरादून डिफेंस कॉलेज में, आज की डेट में डिफरेंट स्टेट से बच्चे हैं। हमारे पास आंध्रा से भी हैं, तमिलनाडु से भी हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, तो राजस्थान से भी, आंध्र प्रदेश, सारे जगह से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। उत्तराखंड के भी स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उत्तराखंड के 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, बस अनफॉर्चुनेटली उत्तराखंड के कम बच्चे हैं। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे क्या वजह लगती है आपकी, क्योंकि आप तो खुद उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड के बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? सर, सबसे जो बड़ा जो वजह है वो यही है कि जो लैक ऑफ अवेयरनेस की हम बात करें तो वो बच्चों के अंदर उनको अवेयर नहीं किया जाता है। वही बात दोबारा घूम के आती है कि स्कूल में अगर बच्चों को हम बता दिया जाए कि आपके पास यही एंट्रीज अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप बात करें 12वीं के बाद अगर किसी को कमीशन ऑफिसर की अगर जॉब पानी है तो सिर्फ वो नेशनल डिफेंस एकेडमी भी आपको दे सकती है, उसके अलावा कोई भी आप अधिकारी एक ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। और इसके साथ साथ एनडीए के साथ साथ आपके पास और भी एंट्रीज होती है जहाँ पर आप कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये बच्चों को नहीं मिल पाती है, और उनके पास बस एक इन्वायरमेंट को जो मिला हुआ है वो ये 2 ही इन्वायरमेंट है जो उनको मिला हुआ है। वो मेरी सोच ये बोलती है कि एक तो उनको होटल में जॉब करनी है और दूसरा उनको भर्ती मारनी है। तो यही 2 चीज़ है जहाँ बच्चे ये सोचते हैं कि हम बस इसी के लिए रोज़गार पा सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं पता कि आपके अंदर स्पार्क और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपके अंदर इनबिल्ड बनी हुई है। बाकी बस यही है कि आपको बस को निखारना कैसे है और उसको आपको कैसे आपको प्रोड्यूस करना है, बस वो उस चीज़ की कमी थोड़ा बच्चों के अंदर है। टमटा जी, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, तो क्या फ़ी में आप उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं? हाँ सर, एक हमारा जब बच्चा आता है उत्तराखंड का, मैं चाहता हूँ कि फिर सबसे पहले आपके थ्रू ये वीडियो हर उत्तराखंड के जो घर हैं, उत्तराखंड के जो घर हैं, वहाँ पर ये वीडियो पहुँचे और उनको ये चीज़ का अनुभव करे कि आपके बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको निखारने की कोई एक संस्थान उनको प्रोवाइड करे। और मैं चाहता हूँ कि अगर हम वो पार्टिसिपेट अगर मैं करता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं होगी। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मेरा एक शेड्यूल होता है जिसमें बच्चा वो टेस्ट अगर क्वालिफाई करता है तो उसके लिए 30% डिस्काउंट मैं देता हूँ। अपनी मेरी जो एकेडमी है देहरादून डिफेंस कॉलेज, उसको 30% का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिलेगा उन बच्चों को, ताकि वो आगे भी अब जो हमारे थ्रू जो उनको नॉलेज मिलेगी तो आने वाले टाइम पे वो उस नॉलेज को यूज़ कर सके और डिफरेंट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके। आजकल आपके यहाँ एडमिशन हो रहे हैं क्या, और एडमिशन का जो प्रोसेस है क्या 10वीं के बाद 11वीं 12वीं, और कौन सा बोर्ड है जिससे आप पढ़ाई करवाते हैं 11वीं 12वीं की? अगर आजकल बच्चा आना चाहे आपके यहाँ तो कैसे एडमिशन लेगा, उसका तरीका क्या है? क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और मुझे पता है कि जिस बच्चे ने कुछ करना हो लाइफ में तो उसे पता रहता है कि मेरे बोर्ड में कितने नंबर आने वाले हैं, मैं पास हूँ कि फेल हूँ। तो इसलिए सब बच्चे आज की डेट में अवेयर हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तुरंत आप एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है यही समय, जहाँ पर आपके लिए अगर थोड़ा सा भी गैप हो गया तो आपकी जो स्टडी का जो एक टाइम इंटरवल होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उस चीज़ के लिए। तो वो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी को। इसमें क्या होता है कि 11th एंड 12th हम बच्चों को करवाते हैं सीबीएसई बोर्ड से, और साथ में एनडी की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें उनको फिजिकल ट्रेनिंग होगी, एसएसबी की ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चलती है उन बच्चों की।
यहाँ पे जब बच्चा रहता है तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल है या जैसे मैस चाहिए, खाने की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? क्योंकि माँ बाप की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है, तनाव जो माँ बाप को होता है कि मेरे बच्चे को प्रॉपर खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी रहने खाने की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं। तो आपकी क्या व्यवस्था है यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आशुतोष भाई जी, देहरादून में सबसे बड़ा कैंपस मेरे पास ही है। और पूरी फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें एक बच्चे को प्रॉपर गाइड करने के लिए और उसको जो फैसिलिटी देती है क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों की। अंडर द वन रूफ वी आर गिविंग ऑल द फैसिलिटीज़, लाइक आपके पास फुल हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, लॉजिंग एंड फूडिंग उसमें अवेलेबल है। साथ में आपके पास पूरे जिम, जो हमारे पास जिम फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ इसमें अवेलेबल रहती हैं। और इसमें जो एकेडमिक स्टडीज़ है वो यहीं चलती है, साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी यहीं चलती है। और फुल लेंथ एसएसबी ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है जीटीओ के लिए। जो बच्चे एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए जीटीओ ग्राउंड होना कंपलसरी होता है, तो इसलिए जीटीओ ग्राउंड भी हमारे पास अवेलेबल है। प्रॉपर बच्चों के लिए ड्रिल यहाँ पर कराई जाती है। ड्रिल के लिए हमारे पास सेपरेट ही ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे ड्रिल सीखते हैं, एक डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं ड्रिल में, वो यहाँ पर हम बच्चों को प्रॉपर सिखाते हैं। और माने तो जो बच्चे को एक लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ होती है, आप जो साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साइंस लैब होना बहुत कंपलसरी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कंप्यूटर लैब के साथ साथ पूरी अवेलेबल यहाँ कैंपस में अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो मुझे लगता है कि जो डिफेंस की पढ़ाई कराएं उनमें से कुछ लोग डिफेंस के तो होने चाहिए। तो क्या आपके पास एक्स आर्मी लोग भी हैं यहाँ पे? यहाँ पे जो आपके पास स्टाफ है उसमें कितने लोग एक्स आर्मी हैं? और जो अन्य सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे जैसे मैथ्स, फिजिक्स और तमाम सब्जेक्ट जो जिसे माना जाता है कि हार्ड सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाने के लिए किस तरह की फैकल्टी है? वो कहाँ की फैकल्टी है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए फैकल्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्रोड्यूस करती हैं। तो इसीलिए वही देखते हुए हमारे पास जो फैकल्टीज़ है सारी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है। तो जो मैथ्स के फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी उन्होंने एनआईटी से एमटेक करा हुआ है, बीटेक एंड एमटेक हैं, और वो यहाँ पर बच्चों को एकेडमिक्स मैथमेटिक्स कराते हैं। अगर बात करूँ मैं एनडीए मैथमेटिक्स की, तो वो भी एनआईटी से एमटेक हैं और यहाँ बच्चों को कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस है यूपीएससी का, उसमें मैथ्स के लिए वो तैयारी कराते हैं। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की बात करें तो वो भी पीएचडी होल्डर हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से, तो वो यहाँ पर उनको एकेडमिक्स की फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बात करें अगर जीएस की तो हमारे शुभम सर हैं जिन्होंने ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकाल रखा है, तो वो यहाँ पर जीएस पढ़ाते हैं बच्चों को। और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, और वो जॉब छोड़ के आए थे तो उन्होंने एकेडमी ज्वाइन करी। तो बच्चों को आज की डेट में इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ये चीज़ देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्योंकि डिफेंस इंस्टीट्यूट है तो डिफेंस के बैकग्राउंड हमारे पास डिफेंस के जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर हैं वो एकेडमी में अवेलेबल हैं। इसमें जो ग्रुप कैप्टन अमिताभ राय सर हैं वो बच्चों को एसएसबी की तैयारी कराते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट की हो, चाहे वो जीटीओ की हो, चाहे वो इंटरव्यू ऑफिसर हो। ये तीनों चीज़ें जो हैं ग्रुप कैप्टन अमिताभ राय सर देखते हैं। और बात करें अगर हॉस्टल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और जो एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कैसे एक एस्पिरेंट, एक कैडेट कैसे मेंटेन करता है, उसके पीछे हमारे वार्डन सर हैं जो कि एक्स आर्मी के बैकग्राउंड है उनका। 3 वार्डन यहाँ पर बच्चों के हमेशा अवेलेबल रहता है 24/7। तो इससे क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी बच्चों को जो अगर हम देखें तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 3 वार्डन अवेलेबल रहते हैं 24/7, और साथ ही एक सपोर्टिंग स्टाफ भी 3 लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ उन बच्चों के साथ अवेलेबल रहता है जी। अच्छा, एक दिमाग में एक सवाल और आया कि जब यहाँ से बच्चा पास आउट होके जाएगा तो वो नेचुरली कंपटीशन फिर देगा, तो उस दौरान जब कंपटीशन देता है उस बीच भी काउंसलिंग चाहिए होती है। तो क्या उस दौरान, क्योंकि वो पास आउट हो चुका होता होगा, एग्ज़ाम फिर बाद में देता होगा, उस दौरान किस तरह का आपका एटीट्यूड रहता है? कि कई इंस्टीट्यूट का मैंने देखा कि अब तो तुम गए, तुम्हारी फीस आपने दे दी, आपने कोर्स कर लिया, अब जाइए। अब तो क्या उस दौरान भी कोई हेल्प रहती है? हमेशा मैंने बच्चों की हेल्प ही करी है, और हमेशा बच्चों को मैंने यही बोला है कि देखो, जब बच्चा 11वीं और 12वीं करता है तो 12वीं का जब बोर्ड उसके एग्जामिनेशन सब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद बच्चा जो होता है उसके मैं एक फैसिलिटीज़ उनको मैं देता हूँ कि आप
जो है सिटी में मेरा ऑफिस है और वहाँ सिटी में भी क्लासेस चलती है मेरी, तो उन बच्चों को मैं सिटी में शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन बैचेस यहाँ पर चलते हैं। तो सिटी में जब वो शिफ्ट होते हैं तो उनके जो एजुकेशन है वो एकेडमी की तैयारी जो चलती है उसी में ही वो जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। बट बस हॉस्टल का उनको बस एक्सपेंस देना पड़ता है उनको, जो हमारे जो मंथली चार्जेस होते हैं हॉस्टल के, बस वो बच्चों को देने पड़ते हैं। बाकी जो उनकी तैयारी है पढ़ाई की वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी चलती है, और साथ साथ उनकी गाइडेंस भी, जो उनकी काउंसलिंग जो है वो सिटी में ही चलती है उनकी, ताकि वो इस तैयारी के साथ साथ वो कौन कौन से एग्जामिनेशंस के लिए भी एलिजिबल हैं देने के लिए। बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से आपको कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे एक पहाड़ी नवयुवक हैं आप। जैसा आपने बताया कि रुद्रप्रयाग से आप आते हैं और यहाँ पे आपने एक अच्छा इस्टेब्लिशमेंट बना दिया है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कई बाहरी लोग जो कि उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, वो भी डिफेंस की यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और मेरा अपने पहाड़ के लोगों से ख़ास तौर पे निवेदन है कि जब बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके पहाड़ का है और बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चों को ऐसे कॉलेज में भेजते हैं जहाँ उसे घर जैसा माहौल भी मिलेगा। एक पहाड़ी व्यक्ति आपके बच्चे को ट्रेन कर रहा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टाफ है वो पहाड़ का है, तो आपका भविष्य यहाँ पे सुरक्षित ज़्यादा है, मुझे जो लगता है। और कहीं ना कहीं जो हम पहाड़ से पलायन रोकने की बात करते हैं, अपने पहाड़ी भाइयों को बहनों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें अमल करने के लिए ये पहली शर्त है कि जो पहाड़ के लोग आगे लीड कर रहे हैं उनके साथ कम से कम आप खड़े नज़र आएँ। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप अपने बच्चों को डिफेंस के क्षेत्र में भेजना चाह रहे हैं, और अपनी सोच को हमें आगे बढ़ाना होगा कि केवल फ़ौज में एक सिपाही के तौर पे हम भर्ती ना हो, हमारे बच्चे अधिकारी बने, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो और हमारे राज्य और देश का नाम रोशन करें। जागो उत्तराखंड के लिए देहरादून से आशुतोष नेगी। गर्ल्स एंट्री करती है जब एसएसबी में मिलती है, जो आपका पीआई की फॉर्म भरता है, तो वहाँ पर वैसे आपको मैं डिफरेंस पूछना चाहूँगा, क्या आर्मी ज्वाइन करनी है एयरफोर्स के लिए? एयरफोर्स, हाँ, तो एयरफोर्स की बात करूँ तो एयरफोर्स के लिए ज़्यादा गर्ल्स, पहले जब फर्स्ट बैच बना था हमारा, वो बना था फ्लाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि